हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन कराया था और आज का टॉपिक समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किया है हमने वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें। शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पर प्लेलिस्ट जाएंगे स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो भी बच्चे डाउट रहता है कि सर आप बताइए कहाँ वीडियो पाएँ, हमको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ यार प्लेलिस्ट एक बार आप सभी जो भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि प्रत्येक जो भी सेल हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे आपका संधारित्र हो, सभी संधारित्र हो या कि सेल हो चाहे प्रतिरोध, उनके एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरा जो सिरा होता है, दूसरा जो भाग होता है उसको हम दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। हर एक चीज में दो भाग होता है स्टूडेंट, जैसे सेल होगा उसमें भी दो भाग होगा, प्रतिरोध होगा उसमें भी, चाहे आपका संधारित्र हो उसमें भी दो भाग होगा। तो एक भाग, जितने भी सेल हैं उसके एक भाग को एक बिंदु से और सभी दूसरे भाग को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। यही समांतर क्रम संयोजन का एक मेन डेफिनेशन होता है कि समांतर क्रम संयोजन में, जैसे यहाँ पर सेलों का संयोजन पढ़ रहे हैं, किसका संयोजन पढ़ रहे हैं, सेलों का संयोजन। तो इसमें कई सारे सेल जोड़े गए, हमको नहीं पता कितने हैं, तो हमने मान लिया एन सेल है। क्या है, एन सेल है। सबका विद्युत वाहक बल ई है और सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध आपको पता है ना स्टूडेंट क्या होता है, कि जैसे सेल है, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत अपघट्ट के कारण जो रुकावट उत्पन्न होता है, मतलब बहने वाली धारा में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है, वो किसके कारण, विद्युत अपघट्ट के कारण। एक बच्चा ने कॉल करके पूछा विद्युत अपघट्ट है क्या सर? ऐसे पदार्थ जो धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट। ओके, चीजें क्लियर है ना। तो आंतरिक प्रतिरोध तो सबको पता है यार, कि किसी सेल में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच, तब विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है, धारा प्रवाह में जो रुकावट डालता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका विद्युत वाहक बल है, क्या है, ई है, सभी सेल का विद्युत वाहक बल है। अब इसको समांतर क्रम संयोजन में समस्त सेल के जो धनात्मक भाग स्टूडेंट, धन ध्रुव को किसी एक बिंदु से संयोजित कर देते हैं और ऋण ध्रुव को यानी ऋणात्मक भाग को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और ए और बी के बीच बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा जाता है। यानी बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल आर है, जो कि सिरे ए और बी के बीच जोड़ा गया है। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन होता है हिंदी, और हिंदी लोग रटते हैं, जबकि स्टूडेंट कभी रटना नहीं, एक मात्र समझ लो यार, डायग्राम से एक से दो बार आप समझो, आसानी से लिख लोगे कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के धन सिरे को, है ना, एक बिंदु से और ऋणात्मक सिरे को यानी ऋण सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, और जो बाह्य चालक तार जुड़ा है उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। यहां पर जितने भी सेल हैं तो मान के चलते हैं, सेल की संख्या तो पता नहीं, तो माना सेल की संख्या n है, तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि माना n सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। इतना तो क्लियर है स्टूडेंट, कर सकते हैं। तो देखिए, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि सेलों के इस समांतर क्रम संयोजन में समस्त सेलों के धन ध्रुवों को किसी एक बिंदु से और ऋण ध्रुवों को किसी दूसरे बिंदु मतलब बी से जोड़ करके ए और बी के बीच बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर को जोड़ देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे हैं स्टूडेंट कि कई सारे सेल हैं, सभी सेल के धनात्मक भाग को बिंदु ए से हमने जोड़ा है और ऋणात्मक भाग को बिंदु बी से जोड़कर रखा है, और इस ए और बी के बीच प्यारे भाइयों एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर को जोड़कर रखा गया है। तो माना एन सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, संयोजन में बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल आर है। तब मैं यहां पर बात करूं कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, चूंकि सबका विद्युत वाहक बल समान है, इसलिए प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल भी होगा ई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। बताओ भैया, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई होगा। और स्टूडेंट, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा डियर, आर डैश। ठीक है, तब आप लोगों ने पढ़ा है किसका नियम,
समांतर क्रम में जो प्यारे भाइयों प्रतिरोध जोड़े रहते हैं तब उसका जो व्युत्क्रम होता है, जैसे तुल्य आपका आर डैश है तो इसका व्युत्क्रम, जितने भी प्रतिरोध हैं पहले सेल का भी 1/r हो जाएगा, दूसरे सेल का भी r है, इसी प्रकार तीसरे सेल का भी r है। और कितने सेल हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर n बार है, कितने बार, n बार, मतलब कई सेल है ना, कई सेल हैं, समझ रहे हैं। इसमें कितने सेल जोड़े गए हैं, n सेल। अब एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि कई सारे सेल हैं, जैसे आपके पास एक 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 एक, तो एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा, फिर 2 में एक जोड़ोगे 3 आएगा, मतलब 3 बार जोड़ने पर 3 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 बार जोड़ेंगे 6 आएगा। तो हम कहते हैं n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n, तो कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों, n/r। यानी यहां पर हम यदि आपसे कह दें कि 1/r डैश का मान n/r है, तब डियर स्टूडेंट r डैश का मान आप बता दो तो इसका उल्टा कर देंगे, r/n हो जाएगा। जी हाँ, समझ में आया कि नहीं। ये n/r कहां से आ गया, 1/r n बार है तो n का मल्टीप्लाई कर दो। या कि दूसरा तरीका ऐसा है कि एक और एक जोड़ोगे 2 आएगा, मतलब 2 बार जोड़ोगे 2 आता है, 3 बार जोड़ो 3 आता है, 4 बार जोड़ो 4 आएगा, 5 बार जोड़ो 5 बार आएगा, तो n बार जोड़ो तो n आएगा। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। r डैश ऊपर ले गया तो ये भी बदल गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इतना किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे आपको लिखना है कि अतः परिपथ का, किसका, परिपथ का कुल प्रतिरोध। थोड़ा सा चलिए, अतः किसका स्टूडेंट, परिपथ, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना आपको। कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो कुल प्रतिरोध ये होता है, एक आपका बाह्य प्रतिरोध और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, टोटल R डैश है, और R डैश बराबर कितना हो जाएगा डियर, कैपिटल R धन R डैश का मान कितना है, स्मॉल r/n हो जाएगा। तो ये कुल प्रतिरोध आ गया, ठीक है, ये कुल प्रतिरोध आ गया। अब आपको कहा जाए कि यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो, यदि परिपथ में, किसमें, परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कितनी हो प्यारे भाइयों, I हो तो, I हो तो धारा बराबर कितना होता है ओम के नियम से, धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। चलिए वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, इतना क्लियर है आपका, है ना। चलिए अब I है तो I रहने दो, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है तो E रहने दो, और स्टूडेंट कुल प्रतिरोध कितना है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n। इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो स्मॉल r का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, nr प्लस स्मॉल r/n। कोई भी हर के हर में होता ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता तो ne हो जाएगा बटे स्मॉल nr प्लस स्मॉल r। यानी I का मान जो आया स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ne बटे nr प्लस स्मॉल r। जी हाँ, यही आ गया धारा का मान। ये धारा का मान अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसका मात्र कंडीशन लगाना है। तो आपको यहां पर लिखना है विशेष स्थितियां। क्या, विशेष स्थितियां। स्थितियां में क्या देखेंगे, जो पहला नंबर आपका स्थित है स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्थित है, उसमें कहा जा रहा है कि यदि स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, किससे, कैपिटल nr से, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध से, तो स्टूडेंट डेफिनेट है कि r/n का मान भी क्या होगा, कम होगा। तब हम प्यारे भाइयों r/n की उपेक्षा कर सकते हैं, r/n की उपेक्षा कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, r/n का मान भी कम होगा। यदि स्मॉल r कम हो तो r/n तो और कम होगा। तब प्यारे भाइयों यहां पर यदि हम उपेक्षा कर दें, ठीक है, या कि यहां पर r उपेक्षा कर दें, कहीं भी कर देते हैं ना, यहाँ पे r उपेक्षा कर दें चाहे r/n उपेक्षा कर दें, तो आपके पास यदि यहाँ पर r उपेक्षा कर रहे हो तब स्टूडेंट I बराबर कितना हो जाएगा, ne बटे r उपेक्षा कर दो तो nr, n से n कैंसिल, मतलब E बटे r हो गया।
ई बटे आर का मतलब है एक सेल में बहने वाली धारा, यानी आई जो टोटल मान आएगा वो एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर आएगी। ये पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन स्टूडेंट। ओके, दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि स्टूडेंट एन आर का मान छोटा हो, किससे? स्मॉल आर से, तब स्टूडेंट आई का मान क्या हो जाएगा? तो एन आर को हटाएंगे तो यानी ई बटे स्मॉल आर हो जाएगा। कहने का मतलब एन मल्टीपल ई बटे आर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यानी आई का मान जो है एन गुणे ये एक सेल के लिए है, तो एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा। क्लियर है? ओके, कंप्लीट, यहीं तक लगाना है। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो जाता है समांतर क्रम संयोजन। किसका? सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पार्श्वक्रम भी इसको बोलते हैं, समांतर क्रम को पार्श्वक्रम भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करना 9685299149 पर। 100 रुपये में विधिवत नोट्स आपको हैंड रिटन मेरे द्वारा दिया जाएगा, और जिसको भी बेहतर तैयारी करना है तो प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स लें और अपना प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।